In this video, we will learn about first law of thermodynamics. First law of thermodynamics may be stated in a number of ways. First is law of conservation of energy. According to law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, although it can be transformed from one form to another. मतलब कि एनर्जी जो होती है ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगर किसी एक फॉर्म में एनर्जी डिसअपीयर हो रही है तो उतनी ही एनर्जी दूसरे फॉर्म में फिर से अपीयर हो जाएगी। जैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें। अगर हम लोग कोई बल्ब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से एनर्जी जो होती है वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। सेकंड इज परपेचुअल मोशन मशीन. It also emerges from our experience that it is impossible to construct a perpetual motion machine of the first kind, that is a machine which can produce work without the consumption of energy. कोई भी हम लोग ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं जो कि बिना एनर्जी कंज्यूम किए हुए वर्क करे, वर्क को प्रोड्यूस करे। अगर कोई मशीन वर्क करेगी तो उसको क्या कर देनी पड़ेगी, एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ऑफ द लॉ. हम लोग फर्स्ट लॉ को देखो टेस्ट करेंगे. द इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क एस्टेब्लिश्ड बाय जूल्स experimentally also follows as a consequence of the फर्स्ट लॉ. जूल ने जो इस्टेब्लिश किया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि हीट और मैकेनिकल वर्क जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, जितना मैकेनिकल वर्क करेंगे उतना ही हीट भी यहाँ पे जनरेट होगी. तो लेट्स सपोज दैट देयर इज़ नो सच इक्विवेलेंस, ऐसा कुछ नहीं है. तो ऐसा हो सकता है कि ये पॉसिबल होगा कि हम लोग की हीट का कोई अमाउंट अगर एक्स जूल ले रहे हैं, एक्स जूल हम लोग हीट ले रहे हैं और उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क. अब ये प्रोसेस हम लोग रिवर्स करते हैं और इसी मैकेनिकल वर्क को जो हम लोगों ने मैकेनिकल वर्क किया है एक्स जूल हीट का यूज़ करके, उसको हम लोग फिर से चेंज कर रहे हैं, फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं हीट में. लेकिन ये हीट कितनी अभी जनरेट हो रही है, वाई जूल हीट जनरेट हो रही है, वेयर वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स. तो इसमें ओरिजिनल स्टेट तो मिल रहा है, जो ये फर्स्ट वाला स्टेट था ये मिल रहा है, एंड सेकंड स्टेट ये था मैकेनिकल वर्क वाला. तो हम लोग फर्स्ट स्टेट में जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी इक्विवेलेंट टू वाई माइनस एक्स ये यहाँ पे जनरेट होगी. तो अगर ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ऐसे रिपीट करते चलें इस साइकिल को, ये कॉन्टिन्यूसली अगर रिपीट होती है तो इस साइकिल में हीट लगातार जनरेट होती रहेगी. और इसका मतलब कि क्या है कि परपेचुअल मोशन मशीन जो है उसको हम लोग बना सकते हैं. लेकिन जो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है. जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड. ये हम लोग ने अब स्टेटमेंट पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का. तो ऐसा ये हो नहीं सकता कि लगातार हीट जो है वो जनरेट होती रहे.
इसका क्या मतलब है कि देयर मस्ट बी एग्जैक्ट इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क। जितना हीट हम लोग यूज़ करेंगे उसी के इक्विवेलेंट मैकेनिकल वर्क जनरेट होगा, और जितना मैकेनिकल वर्क हम लोग करेंगे उसके इक्विवेलेंट हीट भी जनरेट होगा। Our next topic is mass energy equivalence. We know that energy can be produced by the destruction of mass. अगर मास जो होता है वो नष्ट होता है ना, तो अगर मास नष्ट होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं मास और एनर्जी, इसको किससे कोरिलेट करते हैं, बाय आइंस्टाइन इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E is equal to mc square, where E is energy produced by the destruction of mass m and c is the velocity of light. The modified law therefore states that the sum total of mass and energy of an isolated system remains unchanged. What is isolated system? We know that isolated system is that system that cannot exchange mass और energy with its environment. तो अपने environment या surrounding से या mass और energy को ये exchange नहीं कर सकता है। तो अगर उस system में mass डिस्ट्रक्ट होता है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ मास का, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो मास जो बचा हुआ है और जो एनर्जी है वो सब उस सिस्टम में ही रहेगी, और जो उनका टोटल होगा, सम टोटल होगा मास और एनर्जी का, वो हमेशा अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आवर न्यू प्रॉब्लम इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 gram of mass is completely converted into heat and or mechanical energy। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें क्या पता है, m is equal to 1 gram। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। तो अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 1/1000 किलोग्राम इज इक्वल टू, कन्वर्ट कर देंगे 0.001 किलोग्राम। और हमें चाहिए क्या, एनर्जी। E इज़ इक्वल टू वॉट, हमें आइंस्टाइन इक्वेशन पता है कि E इज़ इक्वल टू होता है mc स्क्वायर, वेयर c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड वी नो दैट कि वेलोसिटी ऑफ लाइट c कितनी होती है, दिस इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, मीन्स मीटर पर सेकेंड। अभी इस वैल्यू को हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन में रखेंगे तो हमें एनर्जी मिलती है E इज़ इक्वल टू 0.001 इंटू 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। यूनिट्स हम लिखें तो हो जाएगा ये kg, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 इंटू, ये हो जाएगा कन्वर्ट करने पे 10⁻13 10⁻13 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग मास को एनर्जी में, इक्विवेलेंट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी U। एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस ले लें, कोई भी सिस्टम ले लें, सिस्टम मीन्स आइडियल गैस ले लें, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ energy, and this energy depends on its chemical nature as well as its temperature, pressure and volume। ये एनर्जी जो होती है, जो डिफिनिट एनर्जी है,
ये किस पे डिपेंड करती है? उसके केमिकल नेचर पे डिपेंड करती है और उसके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो ये जो डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज इंटरनल एनर्जी। The internal energy of a substance or a system is a definite quantity, and it is a function only of the state. That is, it is a state function. It depends on the chemical nature, composition, temperature, pressure and volume of the system at the given moment, irrespective of the manner in which that state has been brought about. Internal energy of any substance or a system cannot be determined. We cannot measure internal energy of any system, and it has no significance. But change in internal energy accompanied by a chemical or a physical process is a measurable quantity, and it has significance. Our next topic is internal energy and first law. Suppose a system is subjected to a change of pressure and volume. Let the initial state be represented by A and the final state is represented by B. Let UA and UB represent energies associated with the system in its state A and state B respectively. तो UA जो है वो A स्टेट में सिस्टम की एनर्जी हो गई और UB जो है वो B स्टेट में सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी। UA और UB बिकॉज दीज आर इंटरनल एनर्जीज, तो ये कैसी हो जाएंगी? ये डिफिनिट क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। इससे पहले हमने अभी यही पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डिफिनिट होती है, डिफिनिट क्वांटिटी होती है। तो दीज आर डिफिनिट क्वांटिटीज़। तो अगर स्टेट ए से स्टेट बी में चेंज हो रहा है, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी गिवन बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो जो फाइनल स्टेट है उसकी इंटरनल एनर्जी मीन्स यू बी में से इनिशियल स्टेट की एनर्जी यू ए हम लोग माइनस कर देंगे, एंड दिस डेल्टा यू मस्ट ऑल्सो बी अ डिफिनिट क्वांटिटी। क्योंकि ये डिफिनिट क्वांटिटी को माइनस करके हम निकालें तो ये भी डिफिनिट क्वांटिटी होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ ऑफ द और द मैनर इन विच द चेंज इज ब्रॉट अबाउट। हम लोग ए से बी स्टेट में आने में कोई भी हम लोग पाथ हम लोग लें, किसी भी पाथ से आए, किसी भी तरीके से हम लोग आए, तो ये जो होगा ये डिफिनिट क्वांटिटी होगी, उतना ही अमाउंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका ये मतलब होगा कि हम लोग एक परपीचुअल मोशन मशीन हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी बाय फॉलोइंग पाथ ए। ये फॉलोइंग पाथ दिस इज फर्स्ट पाथ। तो एक फर्स्ट पाथ से ए से बी तक ये चेंज हो रहा है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है? डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर हम लोग सेकेंड पाथ से बी स्टेट से ए स्टेट में वापस इस सिस्टम को ले जा रहे हैं, और यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा यू डैश। नाउ लेट्स सपोज दैट डेल्टा यू डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। तो अगर ये प्रोसेस जो है इनको हम लोग कपल कर दें, इस फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड पाथ को, ये दोनों को अगर हम लोग कपल कर दें, मीन्स ए टू बी, दिस इज आवर फर्स्ट पाथ, एंड
B to A. दिस इज़ आवर सेकंड पाथ. इन दोनों को अगर हम लोग कपल कर दे रहे हैं तो एनर्जी डेल्टा यू डैश माइनस डेल्टा यू के इक्विवेलेंट एनर्जी जो होगी वो सरप्लस एनर्जी, इतनी एनर्जी यहाँ पे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आने में और फाइनल से इनिशियल स्टेट तक जाने में ये अवेलेबल होगी इस पूरे एक साइकिल में. तो अगर ये साइकिल बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली जनरेट होगी. तो इससे क्या पता चलता है कि एक परपेचुअल मोशन मशीन हम लोग बना सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल. लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि परपेचुअल मोशन मशीन कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है. तो इसका मतलब कि डेल्टा यू डैश ग्रेटर देन डेल्टा यू, ये जो ले रहे हैं हम लोग, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो पॉसिबल क्या होगा, डेल्टा यू डैश इज़ इक्वल टू डेल्टा यू, ये पॉसिबल है. इसका मतलब कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसी पाथ से हम लोग आ रहे हैं वो सेम होगी. Thus, the internal energy change accompanying a process is a function only of the initial and the final state of the system. जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी. मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है. पाथ डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन है. इट इज़ अ स्टेट फंक्शन. Our next topic is mathematical form of first law of thermodynamics. Let's suppose that there are two states, state A and state B. UA is internal energy of the system in state A and UB is the internal energy of the system in state B. तो स्टेट ए से स्टेट बी में जब सिस्टम जा रहा है तो यहाँ पे ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और डब्ल्यू वर्क भी कर रहा है. तो जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उससे उस सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी. तो इसीलिए क्यू जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव. और चूँकि डब्ल्यू वर्क कर रहा है तो ये एनर्जी जो होगी इट इज़ डब्ल्यू वर्क करने में एनर्जी चूँकि यूज़ हो जा रही है तो ये जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो होगा वो कितना होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट यू बी और माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट दिस इज़ यू ए, इतना हो जाएगा. और ये होगा कितना, दिस इज़ इक्वल टू जितनी हीट एब्जॉर्ब की गई और माइनस जो वर्क किया गया, Q माइनस डब्ल्यू. In general, if in a given process the heat change is Q and the work done is W, तो the change in internal energy डेल्टा U को हम लोग किस में देंगे, ये हम लोग सीधे सीधे इसको लिखते हैं Q प्लस W के बराबर लिखेंगे. जो W होगा अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो W जो होगा वो निगेटिव होगा और अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो W जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा. This is delta U is equal to Q plus W. This is the mathematical statement of first law of thermodynamics. Delta U is equal to Q plus W and delta U is equal to Q minus W. If work is done by the surrounding on the system as during the compression of a gas, तो W को हम लोग तब क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. तो उस समय इक्वेशन जो होगा वो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा. और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग है तो W जो होगा निगेटिव होगा और तब इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होगा.